तकरीबन 10 साल पहले अफगानिस्तान पर एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री आई थी। नाम था अफगानिस्तान द ग्रेट गेम। इसे बनाया था ब्रिटिश पॉलिटिशियन और फिल्म मेकर रॉरी स्टुअर्ट ने। वो इस डॉक्यूमेंट्री में लंदन में रहने वाले अफगान मूल के सिविल सर्वेंट अबी आर्यन से अफगानिस्तान के इतिहास के बारे में पूछते हैं। अबी मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, दुनिया भर से लड़ाके और देश वक्त वक्त पर अफगानिस्तान में घुसते रहे हैं। यहाँ घुसने का रास्ता बहुत आसान है, बस मुश्किल है तो यहाँ से वापस जाना। यही मुश्किल काम करने में अमेरिका को 20 साल लग गए। अब तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी सरकार की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही लोगों को 1996 से 2001 के बीच चली तालिबान के बुरे सपने जैसी पिछली सरकार याद आने लगी है। आपको लग रहा होगा कि अरे इस कहानी में तो बहुत कुछ छूट गया है, जैसे ब्रिटिश रूस का अफगानिस्तान में आना, बामियान में बुद्ध की मूर्ति टूटना, तालिबान की कहानी और ना जाने क्या क्या। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं अफगानिस्तान पर ये खास सीरीज जो 3 भागों में बटी हुई है। इन तीनों भागों को देखने के बाद आप शॉर्टकट में बन जाएंगे अफगान स्पेशलिस्ट। पहले हिस्से में लगाइए अफगानिस्तान के इतिहास में एक गहरा गोता। वैसे तो अफगानिस्तान को लेकर कई तरह की कहानियां हैं, जैसे महाभारत में कौरवों का ननिहाल यानी गांधारी का पैतृक निवास यही है। इसे तब गांधार कहा जाता था। शकुनी भी यहीं का रहने वाला था। ये सब तो मिथोलॉजी है, मतलब ऐसी कहानियां जिनके पीछे इतिहास कम कहीं सुनी ज्यादा है। अफगानिस्तान पर आधिकारिक इतिहास की पहली झलक मौर्य काल में मिलती है। यही कोई 2500 साल पहले मौर्य साम्राज्य के राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, वही जिनके गुरु थे चाणक्य। अफगानिस्तान उस वक्त कंधार कहलाता था। वहां का राजा था सेल्यूकस, वही सेल्यूकस जो सिकंदर या अलेक्जेंडर का सेनापति था। सिकंदर ने अफगानिस्तान का इलाका जीता और सेल्यूकस को सौंप दिया। जस्टिन और ग्रीक रोमन इतिहासकार प्लूटार्क ने भारतीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य और अलेक्जेंडर के बीच रिश्तों के बारे में बताया है। सेल्यूकस ने कंधार को जीतकर पश्चिमी भारत की सरहद तक धमक दिखा दी थी। ऐसे में चंद्रगुप्त मौर्य भी सीमा की रक्षा के लिए वहां पहुंचे। दोनों में युद्ध छिड़ गया। ये युद्ध एक संधि पर खत्म हुआ। इसके तहत 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को अफगानिस्तान सौंप दिया था। इस जंग के बाद मौर्य वंश और प्राचीन ग्रीक साम्राज्य के बीच कूटनीतिक रिश्ते बने। इतिहासकारों के मुताबिक ग्रीक साम्राज्य ने कंधार के अलावा अफगानिस्तान के दूसरे इलाकों और भारत पर चंद्रगुप्त का शासन स्वीकार कर लिया था। इसी दोस्ती के बदले चंद्रगुप्त मौर्य ने बड़ा तोहफा भेजा। उन्होंने महावतों के साथ 500 हाथी, मुलाजिम, सामान और अनाज भेंट स्वरूप यूनान भेजा। यूनान को अब ग्रीस कहते हैं। इसी दोस्ती के तहत यूनान के राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया गया था। मेगस्थनीज ने एक जरूरी काम किया। उन्होंने चंद्रगुप्त के कार्यकाल पर किताब इंडिका लिखी। इस किताब को तत्कालीन भारत की असल झलक देने वाला दस्तावेज माना जाता है। इसमें मौर्य काल में राजकाज चलाने, लोगों के रहन सहन और धर्म आदि के बारे में जानकारी मौजूद है। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते महान सम्राट अशोक ने भी अफगानिस्तान पर शासन किया था। सम्राट अशोक ने बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने दुनिया भर में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराया। यही काम अफगानिस्तान में भी हुआ। ये तो हुई प्राचीन अफगानिस्तान की बात। अब आते हैं 1996 में। पिछली बार तालिबान की सरकार 1996 में ही अफगानिस्तान पर काबिज हुई थी। उसके बाद अफगानिस्तान में बामियान नामक जगह पर उसने जो किया, इससे दुनिया भर में इतिहास और पुरातत्व से जुड़े लोग हिल गए। पहाड़ काटकर बनाई गई महात्मा बुद्ध की 115 फुट और 175 फुट की मूर्ति को गोला बारूद लगाकर ध्वस्त कर दिया। असल में ये मूर्तियां नहीं बल्कि इतिहास की गवाह थी। बामियान काबुल के उत्तर पश्चिम में बसा एक शहर है। ये शहर चीन और दक्षिण एशिया के बीच एक प्राचीन व्यापार मार्ग सिल्क रूट पर स्थित है। सिल्क रूट नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस रास्ते से सिल्क का व्यापार बहुत ज्यादा होता था। इस रास्ते से ही बौद्ध धर्म के प्रचारक बामियान पहुंचे और बामियान घाटी एक बौद्ध केंद्र बन गई। 6ठी शताब्दी में कई बौद्ध सन्यासी हिंदू कुश पर्वतमाला में बनी इस घाटी की गुफाओं में रहते थे। इस दौरान उन्होंने भित्ति चित्र और मूर्तियां बनाई। 7वीं शताब्दी में चीनी बौद्ध यात्री वेनसांग अपनी भारत यात्रा के बाद चीन लौटे। लौटते समय वो बामियान घाटी से गुजरे और उन्होंने इसके बारे में लिखा।
यहाँ दर्जनों मठ हैं जिनमें 1000 से भी ज्यादा सन्यासी हैं। बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमा करीब 50 मीटर ऊंची है और ऐसी चमकती है जैसे सोने की हो। सबसे बड़ी मूर्ति 53 मीटर यानी तकरीबन 175 फुट ऊंची थी। इसमें बौद्ध के दीपांकर रूप को दिखाया गया था जिसे रोशनी जलाने वाला कहा जाता है। कला इतिहासकारों के मुताबिक इसमें बौद्ध कला के साथ साथ यूनानी परंपरा की विशेषताओं का भी मिश्रण था। ऐसा नहीं था कि तालिबान से पहले बामियान में कोई इस्लामी शासक ही नहीं आया था। सन 1000 ईस्वी में बामियान घाटी के इस्लामीकरण के बाद भी ये मूर्तियां खड़ी रहीं। 20वीं सदी में ये पर्यटन का एक केंद्र बन गई, लेकिन 1979 में सोवियत कब्जे के बाद जगह की तस्वीर बदलने लगी। एक दशक चले युद्ध में इन गुफाओं का गोला बारूद के गोदामों की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इसी घाटी में अमेरिका के समर्थन से मुजाहिदीनों ने सोवियत सैनिकों से जमकर लड़ाई की। इसके बाद मार्च 2001 में अफगानिस्तान में अपना शासन कायम कर चुके तालिबान ने मूर्तियों को बम से उड़ा दिया। ये विश्व की एक साझा धरोहर थी, लेकिन तालिबान के कट्टरपंथी शासन में बुतों की कोई जगह नहीं थी। इन मूर्तियों को तोड़ने का हुक्म देने वाला कोई और नहीं बल्कि 7 सितंबर 2021 को तालिबान सरकार में अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री चुना गया मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद है। मुल्ला अखुंद उस शूरा यानी सलाहकार परिषद का हिस्सा था जिसने 6ठी शताब्दी की बौद्ध मूर्तियों को नष्ट करने का हुक्म दिया था। इस तरह से देखा जाए तो अफगानिस्तान का इतिहास और वर्तमान एक पूरा चक्र कर चुका है। इतिहास से वर्तमान तक अफगानिस्तान में कई रोचक संयोग हैं। मिसाल के तौर पर जिस कंधार में मौर्य वंश की जड़ें मिलती हैं, वहीं की मिट्टी से तालिबान का उदय हुआ। बामियान में जिसने बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ने का हुक्म दिया, वही काबुल में प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठ गया। अफगानिस्तान की इस यात्रा में कई और रोचक पड़ाव हैं। उनके बारे में जानने के लिए आपको हमारी इस सीरीज का दूसरा भाग भी देखना होगा जो कि जल्द ही आएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी अमित। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।